हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिस से ही होगा मैथ्स। आज हम क्लास 9 चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स में इस वीडियो में कवर करेंगे 3 एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज 2.4, 2.5 एंड 2.6। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 से। क्वेश्चन नंबर 1, सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.7 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। फर्स्ट पार्ट है फाइंड दी हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। और हमारे पास दो और पार्ट्स हैं, तो एक एक करके हम इसका आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, इनिशियल हाइट ऑफ द प्लांट। इनिशियल हाइट ऑफ अ प्लांट हमें कितनी गिवन है? 1.75 फीट। ठीक है। एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। हर महीने जो प्लांट है उसकी हाइट कितनी बढ़ रही है? 0.5 फीट बढ़ रही है। तो हम लिखेंगे ग्रोथ इन 1 मंथ कितनी बढ़ रही है? 0.5 फीट। ठीक है बेटा, ये हमने लिख लिया जो हमें गिवन है। उसके बाद फर्स्ट पार्ट में पूछा है फाइंड दी हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ्स के बाद इस प्लांट की हाइट कितनी हो जाएगी? तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि अगर एक मंथ में ग्रोथ 0.5 फीट है तो 7 मंथ्स में कितनी ग्रोथ होगी? तो ग्रोथ इन 7 मंथ्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 7 इंटू 0.5, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 3.5 फीट। तो मतलब प्लांट की जो ग्रोथ है 7 मंथ्स में ये 3.5 जो है वो बढ़ जाएगी। तो फाइंड दी हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। तो हम 7 मंथ्स के बाद इसकी हाइट कितनी हो जाएगी तो वो लिखेंगे। सो देयरफॉर हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 7 मंथ्स इज इक्वल टू, तो बेटा इनिशियल हाइट थी 1.75, ये उसकी इनिशियल हाइट थी प्लांट की, और 7 मंथ्स में वो इतना ग्रो कर गया है तो हम 1.75 में 3.5 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5.25 फीट। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर था। सेकेंड पार्ट है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स। मतलब टी क्या है? टाइम, और टाइम क्या है? इन मंथ्स है, 0 to 10 मंथ्स। एंड शो हाउ द हाइट एच इंक्रीजेज एवरी मंथ। सो 0 से लेके 10 मंथ्स तक। 0 मतलब अभी हमने शुरू ही नहीं किया, तो इनिशियल हाइट क्या है प्लांट की? 1.75 है 0 मंथ्स में। तो हर महीने वो जो हाइट है वो कितनी ग्रो कर रही है? 0.5 फीट ग्रो कर रही है। तो हमें एक टेबल बनाना है जिसमें हमें 0 से लेकर 10 मंथ्स तक हाइट ऑफ द प्लांट को क्या करना है? शो करना है कि वो कैसे इंक्रीज हो रही है। तो हम ये यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। तो ये हमारा टेबल है। यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम टी विच इज गिवन इन मंथ्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे हाइट एच, और जो हमें जिसके यूनिट्स गिवन है फीट में। ठीक है बेटा। अब जब इनिशियली जब 0 मंथ था तो हाइट ऑफ द प्लांट क्या था हमारा? 1.75 था। तो हमने 10th मंथ तक इसकी है हाइट निकालनी है। तो यहाँ पे हम मंथ्स का नंबर लिख लेंगे 0 से लेके 10 तक। ठीक है, तो अब हर महीने जो है वो हाइट जो है वो कितनी ग्रो कर रही है? 0.5 फीट इंक्रीज कर रही है। तो हम 1.75 में 0.5 इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? 2.25। 2.25 में 0.5 फिर ऐड किया तो मेरे पास आ जाएगा 2.75। 2.75 में 0.5 ऐड किया तो 3.25, फिर 0.5 ऐड किया 3.75, फिर 0.5 ऐड किया। 5th मंथ में हाइट आ जाएगी हमारी 4.25, फिर आ जाएगी 6th मंथ में 4.75, फिर आ जाएगी 5.25 7th मंथ में, 8th में आ जाएगी हमारी 5.75, फिर 0.5 ऐड करेंगे तो 6.25 आ गई, और 10th मंथ तक आते आते जब हम 0.5 इसमें ऐड करेंगे तो हाइट हो जाएगी 6.75 फीट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? टेबल है। तो ये हमने टेबल बना दिया। सेकेंड पार्ट का ये आंसर था हमारा, ये हमारा सेकेंड पार्ट था। Third part, find an expression that relates h and t and explain why it represents linear growth. ठीक है, तो हमने क्या करना है कि एक एक्सप्रेशन क्रिएट करना है, फाइंड करना है जो h और t को रिलेट कर रहा है। बेटा h मीन्स हाइट और t स्टैंड्स फॉर टाइम। ठीक है ना, मंथ। ठीक है ना, कि मंथली ग्रोथ हो रही है 0.5 फीट। तो हम क्या करेंगे बेटा? देखो सबसे पहले इनिशियल हाइट थी हमारी
एच कितनी थी 1.75 थी, ठीक है ना। ये हमारी इनिशियल थी व्हेन टाइम वाज 0। तो जब टाइम 1 मंथ हुआ, ठीक है, तो हाइट कितनी हो गई हमारे पास 1.75 में हमने क्या ऐड किया 0.5 ऐड किया, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ गया था 2.25 आ गया था फीट, ठीक है। अब उसके बाद जब टाइम हमारा 2 मंथ हुआ तो देखो फर्स्ट मंथ में भी 0.5 इंक्रीज हुआ, सेकंड मंथ में भी 0.5 इंक्रीज हुआ। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1.75 इंटू 0.5 प्लस 0.5, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 टाइम्स 0.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.75 प्लस 1, ठीक है। 0.5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है। तो ये मेरे पास आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.75 फीट, ठीक है। ऐसे ही जब टाइम 3 मंथ्स होंगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब 0.5 इधर बढ़ रहा है, 0.5 इधर बढ़ रहा है, 0.5 इधर बढ़ रहा है, तो कितनी बारी 0.5 बढ़ रहा है 3 बारी बढ़ रहा है। तो हम लिखेंगे 1.75 प्लस 3 टाइम्स 0.5, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1.75 प्लस 1.5, तो ये मेरे पास आ गया 3.25। तो आप टेबल से भी चेक कर सकते हो कि हमारी वैल्यूज जो थी वो यही आ रही थी 1.75 फिर 2.25 फिर 2.75 फिर 3.25 एंड सो ऑन। तो हमने ये दोबारा से सारे वैल्यूज नहीं निकालने, हमने एक जो है एक्सप्रेशन फॉर्म करना है जो h हाइट है और t टाइम है। तो यहाँ पे बेटा हम एक्सप्रेशन फॉर्म करेंगे जब हमारा टाइम t है और h हाइट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्रेशन जो आएगा h इज इक्वल टू 1.75 प्लस यहाँ पे देखो बेटा 2 मंथ्स थे जब टाइम, तो यहाँ पे 2 आ रहा था, 3 मंथ्स थे तो यहाँ पे 3 आ रहा था। तो अगर हमारा जो टाइम है वो t मंथ्स है, ठीक है ना, टी मंथ्स कुछ भी हो सकता है, 4th मंथ हो सकता है, 5th मंथ हो सकता है, 10th मंथ हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टी आ जाएगा इंटू 0.5। तो हमारा ये एक्सप्रेशन क्या बन गया h इज इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 टी। तो ये मेरा एक एक्सप्रेशन बन गया जो h और t को क्या कर रहा है रिलेट कर रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, और हाँ इसी में थर्ड पार्ट में आगे पूछा है एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स अ लीनियर ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ का मतलब क्या होता है बेटा, लीनियर ग्रोथ का मतलब कि कोई चीज़ कोई जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक है ना, कॉन्स्टेंटली वो इंक्रीज कर रही है ओवर इक्वल पीरियड्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जब हमने देखा कि टाइम 0 था तो हाइट क्या थी 1.75, फिर इंक्रीज हुआ 0.5 का, फिर इंक्रीज हुआ 0.5 का, फिर इंक्रीज हुआ 0.5 का। तो जो वैल्यू है वो 0.5 एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है, कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज हो रही है हर महीने, एवरी मंथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर कि दैट इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ, it represents linear growth because the height increases by, or the height of a plant increases by a constant value, और वो constant value क्या थी बेटा 0.5 फीट। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं 0.5 फीट ईच मंथ, ठीक है, ओवर इक्वल पीरियड्स ऑफ टाइम दैट इज ईच मंथ। तो ये हमारे इस पार्ट का आंसर है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Question number 2, a mobile phone is bought for rupees 10,000. Its value decreases by rupees 800 every year. First part है find the value of the phone after 3 years and there are 2 more parts. So सबसे पहले first part का आंसर लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कि उन्होंने बोला है the mobile phone is bought for rupees 10,000. तो हम यहाँ पे लिखेंगे what is the initial value of the mobile phone. तो यहाँ पे लिखेंगे initial value of mobile phone is equal to rupees 10,000, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं इट वैल्यूज डिक्रीजेज बाय रुपीज 800 एवरी ईयर। तो हम लिखेंगे डिक्रीज इन वैल्यू इन 1 year is equal to
₹800, ठीक है ना। एक साल में कितनी वैल्यू डिक्रीज हो रही है? 800। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल के बाद हमने फ़ोन की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम 3 साल में वैल्यू कितनी डिक्रीज हो रही है वो निकालेंगे। तो डिक्रीज इन वैल्यू इन 3 ईयर्स। तो बेटा अगर एक साल में 800 हो रही है तो 3 साल में कितनी होगी? 3 × 800, तो मतलब 3 सालों में जो वैल्यू है वो कितनी डिक्रीज हो जाएगी? ₹2400। इतनी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अब वैल्यू कितनी रह जाएगी 3 साल के बाद? तो वो लिखेंगे हम कि वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन, वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन आफ्टर 3 ईयर्स आफ्टर 3 ईयर्स। तो बेटा इनिशियल वैल्यू क्या थी हमारी? 10,000 थी। तो 10,000 उसके बाद डिक्रीज कितनी होगी? 2400। तो डिक्रीज मतलब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 10,000 में से 2400 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7,600, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकेंड पार्ट है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी डेप्रिशिएट्स विद टाइम। डेप्रिशिएट्स का मतलब होता है कम होना, डिक्रीज होना। वैल्यू कैसे कम हो रही है? ठीक है, डिक्रीज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग। तो बेटा जब हमने यहाँ पे निकाला कि जो एक साल में जो वैल्यू है वो 800 डिक्रीज हो रही है और 3 सालों में उसकी वैल्यू 2400 डिक्रीज हो रही है, तो हमने एक टेबल बनाना है 0 से लेके 8 ईयर्स तक। 0 का मतलब इनिशियल वैल्यू होता है, ठीक है ना। इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 10,000। और 1 ईयर के बाद कितनी थी? 800। ऐसे ही हमें 2 ईयर्स, 3 ईयर्स अप टू 8 ईयर्स हमने इसकी वैल्यू निकालनी है फ़ोन की, जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वी के साथ और ईयर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे टी के साथ। तो हम अब टेबल बनाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारा टेबल है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टाइम विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टी एंड द यूनिट्स आर इन ईयर्स। और हमने वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू जो कि v से रिप्रेजेंट हो रहा है और इसकी वैल्यू क्या है, इसके यूनिट्स क्या हैं? रुपीज़ में, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है 0 से लेके 8 तक, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि 0 से लेके 8 ईयर्स तक हमारी वैल्यू क्या है। तो बेटा इनिशियल वैल्यू कितनी थी हमारी? 10,000 थी। और हर महीने कितना वैल्यू कम हो रही है? 800 हो रही है। तो 10,000 में से 800 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 9200। 9200 में से 800 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8400। 8400 में से 800 सब्ट्रैक्ट किया 7600। 7600 में से 800 फिर से सब्ट्रैक्ट किया, फिर आ जाएगा हमारे पास 6800। 6800 में से 800 सब्ट्रैक्ट किया 6000 आ गया। 6000 में से 800 सब्ट्रैक्ट किया 5200 आ गया और उसमें से 800 सब्ट्रैक्ट किया 4400 आ गया और 4400 में से 800 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास कितना आ गया? 3600। मीन्स 8 ईयर्स के बाद वैल्यू कितनी रह जाएगी? वैल्यू रह जाएगी मोबाइल फ़ोन की 3600 और इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 10,000 थी, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट जिसमें हमने टेबल बनाना था, ये उसका आंसर है। थर्ड पार्ट है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी एंड टी। वी मतलब वैल्यू, टी मीन्स टाइम इन ईयर्स, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स अ लीनियर डिके। डिके मतलब कम होना, ठीक है ना। ग्रोथ मतलब बढ़ना और डिके मतलब कम होना। वैल्यू क्या कर रही है? कम हो रही है, ठीक है। तो हमने ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो बेटा सबसे पहले जो हमारी वैल्यू थी, इनिशियल वैल्यू कितनी थी? जब हमारा टाइम 0 ईयर्स था तो हमारी इनिशियल वैल्यू थी 10,000, ठीक है ना। तो जब टाइम हमारा 1 ईयर हुआ तो वैल्यू कितनी हो गई? 10,000 में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया था? 800 सब्ट्रैक्ट किया था और हमारी वैल्यू कितनी आ गई थी? 9200 आ गई थी, ठीक है। ऐसे ही टाइम 2 ईयर्स के बाद देखो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में भी 800 वैल्यू जो है डिक्रीज हो गई और सेकेंड 2 ईयर्स के बाद भी 800 और डिक्रीज हो गई। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 10,000, 800 यहाँ पे, 800 यहाँ पे, तो मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स 800, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10,000 में से हम क्या करेंगे? 1600 सब्ट्रैक्ट करेंगे और मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8400, ठीक है बेटा। ऐसे ही जब हम टाइम 3 ईयर्स करेंगे तो देखो फर्स्ट ईयर में 800 सब्ट्रैक्ट हुआ, डिक्रीज हुई वैल्यू। सेकेंड ईयर में 800 और 800 दो बारी डिक्रीज हुआ और 3 ईयर्स में भी यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 800 डिक्रीज हो जाएगा। तो 800 800 800 तीन बारी 800 क्या है? कम हो रही है वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000 माइनस 3 टाइम्स 800, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे लिखते हैं 10,000
माइनस 2400 और ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी ₹7600। ठीक है, तो बेटा हमने एक रिलेशनशिप फॉर्म करना है। तो रिलेशनशिप कैसे फॉर्म करेंगे, जब हमारा टाइम क्या होगा t ईयर्स, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 10,000। अब देखो यहाँ पे जब 3 था तो हमने यहाँ पे 3 लिखा था, यहाँ पे 2 था टाइम तो हमने यहाँ पे 2 लिखा था, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 है तो हमने वो लिखा नहीं था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10,000 माइनस t इंटू 800, जिसे हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 10,000 माइनस 800t, और ये हमारा एक्सप्रेशन है जो रिलेट कर रहा है वैल्यू को और टाइम को। ठीक है बेटा, अब उन्होंने बोला है कि इससे क्या आगे उन्होंने पूछा है एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। तो ये जो है वो लीनियर डिके क्यों है। लीनियर डिके का मतलब जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना, मतलब जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है बाय अ कांस्टेंट अमाउंट ओवर इक्वल पीरियड्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इट रिप्रेजेंट्स अ लीनियर डिके बिकॉज the value of mobile phone decreases by a constant amount, और कितनी अमाउंट थी 800 रुपीज़ थी, तो हम लिखेंगे ₹800 ईच ईयर। ठीक है ना, हर साल मीन्स ओवर इक्वल पीरियड्स ऑफ टाइम जो है वो वैल्यू डिक्रीज हो रही है एक कांस्टेंट अमाउंट से, इसको हम क्या बोलते हैं लीनियर डिके। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Question number 3, the initial population of a village is 750. Every year 50 people move from a nearby city to the village. फर्स्ट पार्ट है find the population of the village after 6 years, और 2 पार्ट और हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है, हम लिखेंगे इनिशियल वैल्यू, मतलब पॉपुलेशन कितनी थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल पॉपुलेशन of a village is equal to 750। ठीक है ना, सबसे पहले विलेज की पॉपुलेशन की थी 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। तो सिटी से विलेज को मूव कर रहे हैं, हर साल कितने लोग कर रहे हैं 50 ईयर्स कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो इंक्रीज हो रहा है हर साल विलेज में जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर रही है, कितनी इंक्रीज कर रही है बाय 50 पीपल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन पॉपुलेशन in 1 year is equal to 50। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन 6 ईयर्स में कितनी हो रही है। तो 6 ईयर्स में हम निकालेंगे, बेटा एक साल में अगर 50 हो रही है तो 6 ईयर्स में कितनी होगी 6 इंटू 50। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 300। तो 300 लोग सिटी से विलेज में गए हैं कितने सालों में 6 ईयर्स में। तो कितनी पॉपुलेशन हो गई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर 6 ईयर्स इज इक्वल टू, तो बेटा इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी 750 और 6 ईयर्स में पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है बाय 300। तो 750 प्लस 300 करेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 1050। ठीक है, तो 6 ईयर्स के बाद विलेज की पॉपुलेशन कितनी है 1050। ठीक है, सेकेंड पार्ट है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर्स एंड शो हाउ द पॉपुलेशन P इंक्रीजेज एवरी ईयर। तो पॉपुलेशन को P से प्रेजेंट किया है और ईयर्स को T से प्रेजेंट किया है, और हमें टेबल बनाना है 0 to 10 ईयर्स। तो 0 ईयर का मतलब इनिशियल पॉपुलेशन दैट इज 750 ईयर्स, और हर साल जो पॉपुलेशन है वो 50 से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हम ये टेबल बनाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारा टेबल है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टाइम T इन ईयर्स एंड पॉपुलेशन, और उसका सिंबल हमें दिया है कैपिटल P। ठीक है, तो हमने टाइम निकालना है 0 से लेके 10, सॉरी टाइम हमें गिवन है 0 से लेके 10
ईयर्स तक, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे। और पॉपुलेशन जो थी बेटा, इनिशियल पॉपुलेशन विलेज की कितनी थी 750, और हर साल कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है 50 इंक्रीज़ हो रही है। तो फर्स्ट ईयर में जब हम 750 में 50 ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 800, फिर 50 इंक्रीज़ किया 850, फिर 900, 950, 5 ईयर्स के बाद पॉपुलेशन हो गई है 1000, फिर 1050, फिर 50 और ऐड किया तो मेरे पास आ गया 1100, फिर आ गया 1150, फिर आ गया मेरे पास 1200, और आफ्टर 10 ईयर्स द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज क्या आ जाएगी हमारे पास 1250। ठीक है, तो ये हमारा टेबल था। अब उन्होंने बोला है कि थर्ड पार्ट में फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स अ लीनियर ग्रोथ। तो जैसे हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स में किया है वैसे ही हमने यहाँ पे भी करना है। तो सबसे पहले बेटा जब टाइम 0 ईयर्स थे तो इनिशियल पॉपुलेशन क्या थी हमारी 750 थी। ठीक है, तो जब टाइम 1 ईयर था तो पॉपुलेशन में कितनी इंक्रीज़ हो गई 50 का इंक्रीज़ हो गया, तो 750 प्लस 50 तो हमारे पास क्या आ गया था 800 आ गया था। तो आफ्टर 2 ईयर्स तो देखो बेटा यहाँ पे भी 50 लोग आ गए और दूसरे साल में भी 50 लोग और आ गए, तो 2 बारी 50 और 50 हम ऐड करेंगे तो हम यहाँ पे करेंगे 750 प्लस 2 टाइम्स 50। ठीक है ना, 50 प्लस 50 क्या होता है 100 होता है, और 2 इंटू 50 भी क्या होता है 100 होता है। तो यहाँ पे 100 इंक्रीज़ हो गया, तो 750 प्लस 100 आ गया हमारे पास। 2 साल के बाद हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हमारा 100, हाँ तो यहाँ पे आ जाएगा हमारी वैल्यू 850। ठीक है, तो ये आ गया हमारा वैल्यू 850। ठीक है, तो आफ्टर 3 इयर्स तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में 750 इंक्रीज़ हुआ, सेकंड ईयर में भी 50 इंक्रीज़ हुआ, थर्ड ईयर में भी 50 इंक्रीज़ हुआ। तो 50 कितनी बार इंक्रीज़ हो रहा है 3 टाइम्स हो रहा है, तो 750 प्लस 3 टाइम्स 50 करेंगे तो यहाँ पे 3 इंटू 50 होता है 150। तो 750 में जब हमने 150 ऐड किया तो मेरे पास कितना आ गया 900। तो ये आप टेबल से भी चेक कर सकते हो अपनी वैल्यूज़। तो ऐसे ही बेटा वो बोल रहे हैं हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है। जब हमारा टाइम क्या है t ईयर्स है तो हमारी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, जहाँ पे 3 ईयर्स था तो हमारा यहाँ पे 3 आया, 2 ईयर्स था तो यहाँ पे 2 आया। तो यहाँ पे पैटर्न को देखते हुए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे t इंटू 50, और हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 750 प्लस 50t। और ये हमारा है एक एक्सप्रेशन जो पॉपुलेशन और टाइम को रिलेट कर रहा है। ठीक है, अब उन्होंने ये भी पूछा है कि एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स अ लीनियर ग्रोथ। तो ये लीनियर ग्रोथ क्यों हो रहा है, इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ बिकॉज द पॉपुलेशन इंक्रीजेस, हर साल कितनी बढ़ रही है 50 बढ़ रही है, तो द पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है ना, सेम ही वैल्यू के साथ वो इंक्रीज हो रही है बाय अ कांस्टेंट वैल्यू दैट इज 50 पीपल एवरी ईयर। ठीक है ना, ओवर इक्वल पीरियड्स ऑफ टाइम, तो हर साल 50 बढ़ रही है, तो इसलिए इस वजह से ये क्या है एक लीनियर ग्रोथ है। ठीक है बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। A telecom company charges ₹600 for a certain recharge scheme. This prepaid balance is reduced by ₹15 each day after the recharge. फर्स्ट पार्ट है राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस को रिप्रेजेंट किया है b ऑफ x आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर x डेज। एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट्स द लीनियर डिके। ठीक है ना, डेज को रिप्रेजेंट किया है x के साथ और बैलेंस को रिप्रेजेंट किया है bx के साथ। तो सबसे देयर आर 2 मोर पार्ट्स, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनिशियल बैलेंस कितना है हमारा ₹600, और जो वैल्यू है जो बैलेंस है वो रिड्यूस हो रहा है ₹15 पर डे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिड्यूस इन वैल्यू इन 1 डे कितनी है ₹15। ठीक है, तो अगर एक दिन में रिड्यूस हो रही है ₹15 तो बैलेंस कितना रह जाएगा बेटा, बैलेंस
आफ्टर 1 डे, एक दिन के बाद बैलेंस कितना रह जाएगा, बैलेंस आफ्टर 1 डे इज इक्वल टू 600 में से हम क्या करेंगे 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा ₹585। ठीक है। अब उन्होंने पूछा है सबसे पहले कि राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज। तो ये 1 डे के बाद हमने निकाला है, ऐसे ही हम 2, 3, 4 डेज के बाद निकालेंगे तो हमें एक पैटर्न पता चल जाएगा और फिर हम एक्स डेज के लिए इक्वेशन फॉर्म करेंगे एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स अ लीनियर डिके। लीनियर डिके मीन्स ये कम हो रहा है बाय अ कांस्टेंट वैल्यू ओवर इक्वल पीरियड्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये क्यों है ये हम लिखेंगे। तो आगे लिखते हैं, तो बैलेंस आफ्टर 1 डे निकाला था तो ऐसे ही बैलेंस आफ्टर 2 डेज निकालेंगे। तो बेटा 15 रुपीज़ एक दिन में कम हो रहे हैं, 15 रुपीज़ सेकेंड डे में कम हो रहे हैं, तो 15 और 15 दो बार ही कम हो रहा है तो हम लिखेंगे 600 माइनस 2 इंटू 15। ठीक है ना, दो बार ही 15 कम हो रहा है मतलब 30 रुपीज़ कम हो रहा है, तो 2 इंटू 15 भी क्या होता है 30 होता है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 600 माइनस 30 आ जाएगा और यहाँ पे 600 माइनस 30 होता है 570। ठीक है, ऐसे हम निकालेंगे बैलेंस आफ्टर 3 डेज। अब 3 डेज के बाद देखो 15 रुपीज़ यहाँ पे कम हुए, 15 रुपीज़ यहाँ पे कम हुए, 15 रुपीज़ यहाँ पे कम हुए, तो कितनी बारी 15 कम हो रहा है 3 टाइम्स 15 रुपीज़ कम हो रहे हैं, तो 3 इंटू 15 लेके आएंगे तो आ जाएगा 600 माइनस 45 और ये आ जाएगा मेरे पास 555 रुपीज़ 555। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया। एक बारी एक दिन में 15 रुपीज़ कम हुए, 2 दिन में 2 इंटू 15 कम हुए, 3 डेज में 3 इंटू 15 कम हुए और ऐसे ही उन्होंने हमें दिया हुआ है कि हमें निकालना है एक्स डेज में। ठीक है ना, एक्स डेज कुछ भी हो सकता है, चाहे वो 5 डेज हैं चाहे वो 7 डेज हैं, तो एक्स डेज में कितना हो जाएगा 600। तो यहाँ पे 3 डेज में 3 इंटू 15 था तो एक्स डेज में कितना हो जाएगा एक्स इंटू 15 हो जाएगा, जिसे मैं कैसे लिखूंगी। तो बैलेंस उन्होंने पूछा है कि बैलेंस एक्स डेज के बाद कितना रह गया, तो हम लिखेंगे बैलेंस एक्स डेज के बाद रह जाएगा 600 माइनस 15x। ये हमारी इक्वेशन क्रिएट हो गई है। ठीक है बेटा, चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। बैलेंस रन आउट मतलब बैलेंस ही खत्म हो गया। ठीक है ना, रन आउट का मतलब बैलेंस ज़ीरो हो जाना। और कितने दिनों के बाद, हमने नंबर ऑफ डेज निकालने हैं कि कितने दिनों के बाद जो बैलेंस है वो ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पे जो हमारी ये इक्वेशन हमने निकाली है इसका मतलब ये क्या है सेकेंड पार्ट में कि बैलेंस हमारा क्या हो गया ज़ीरो हो गया, बैलेंस इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये बैलेंस इज इक्वल टू ज़ीरो हम इसमें पुट करेंगे तो वी गेट 6, यहाँ पे 0 लिखेंगे, 0 इज इक्वल टू 600 माइनस 15x। अब हम 15x को इस साइड पे ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिल जाएगा 15x इज इक्वल टू 600, x इज इक्वल टू 15 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा मेरे पास 40। तो x क्या आ गया 40, इसका मतलब x क्या था नंबर ऑफ डेज। तो हम लिखेंगे कि 40 डेज के बाद जो है बैलेंस क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। सो वी विल राइट डाउन आफ्टर 40 डेज, आफ्टर 40 डेज द बैलेंस रन्स आउट। ठीक है बेटा, अब हमने शायद एक चीज़ मिस कर दी है कि यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले ये भी पूछा था कि एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स अ लीनियर डिके। तो ये फर्स्ट पार्ट का हमने ये वाला पोर्शन मिस कर दिया, तो यहाँ पे अब लिख लेते हैं कि व्हाई इट रिप्रेजेंट्स अ लीनियर डिके। तो यहाँ पे लिखते हैं इट रिप्रेजेंट्स अ लीनियर डिके because the balance decreases by a constant amount। कितना अमाउंट है बेटा 15 रुपीज़ है, 15 रुपीज़ हर दिन कम हो रहा है। सो वी विल राइट ऑन एवरी डे। तो जो वैल्यू है वो कांस्टेंट अमाउंट से डिक्रीज हो रही है ओवर इक्वल पीरियड्स ऑफ टाइम, इसलिए वो क्या है एक लीनियर डिके है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर एक्स वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज एंड शो हाउ द बैलेंस बी एक्स रिड्यूसेस विद टाइम। तो 1 to 10 डेज तक का हमने जो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है हमने एक टेबल बनाना है ताकि हमें बैलेंस शो हो कि टाइम के साथ बैलेंस कितना रह जाता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे टेबल बनाएंगे।
तो ये हमारा टेबल है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टाइम और टाइम हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम डेज में, ठीक है। और टाइम का सिंबल हमें यहाँ पे एक्स गिवन है और यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस BX और हम यहाँ पे हमारे यूनिट्स क्या हैं, रुपीज़, ठीक है। तो हमें 1 से लेकर 10 डेज तक निकालना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेटा जब एक दिन के बाद, ठीक है, हमारा बैलेंस जो था वो कितना रह गया था। देखो इनिशियल बैलेंस यहाँ पे हमारा क्या था, इनिशियल बैलेंस 600 था और एक दिन के बाद हमारा बैलेंस कितना रह गया था, 585। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 585 के साथ स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आफ्टर 1 डे द बैलेंस इज ₹585। तो हर दिन क्या है, 15 रुपीज़ कम हो रहा है, ठीक है ना। तो 15 रुपीज़ जब हम यहाँ पे कम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 570। फिर हम 15 रुपीज़ कम करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 555। फिर 15 रुपीज़ हम कम करेंगे तो 540। फिर 15 रुपीज़ कम करेंगे 525। फिर 15 रुपीज़ हम यहाँ पे कम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 510। फिर आ जाएगा मेरे पास 15 रुपीज़ और कम करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 495। फिर आ जाएगा 480 और फिर 15 रुपीज़ कम करेंगे तो 465 आ जाएगा और 10 डेज़ के बाद मेरे पास आ जाएगा 450, ठीक है। जो बैलेंस रह जाएगा वो कितना रह जाएगा, 450 रह जाएगा। तो ये हमने टेबल बना दिया। देखते हैं कुछ और तो नहीं पूछा है। तो बस यही हमारा थर्ड पार्ट था। तो इससे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म होता है और इस एक्सरसाइज में 4 ही क्वेश्चन थे। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन नंबर 1, learning platform charges a fixed monthly fees and an additional cost per digital learning module accessed. A student observes that when she accessed 10 modules, her bill was ₹400. When she accessed 14 modules, her bill was ₹500. If the monthly bill Y depends upon the number of modules accessed, which is X, according to the relation Y is equal to AX plus B, find the values of A and B. बेटा इसको बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है ना। X और Y के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Y is equal to AX plus B। X और Y यहाँ पे वेरिएबल्स हैं और A और B क्या है, हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। तो अब हमने ये क्वेश्चन कैसे करना है देखते हैं कि यहाँ पे बेटा हमें जो जो चीज़ें दी हुई हैं पहले हम उसे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। हमें गिवन है बिल और बिल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Y के साथ और हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस्ड, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, ठीक है, एक्सेस्ड, और उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं X के साथ, ठीक है। तो अब हम उन्होंने बोला है कि देखो लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है वो एक फिक्स्ड मंथली फीस चार्ज कर रही है और एक एडिशनल कॉस्ट चार्ज कर रही है पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस, ठीक है ना। और अगर पहली बार में स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी एक्सेस 10 मॉड्यूल्स तो उसका बिल कितना था, 400 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिल इन रुपीज़। तो जब उसने यहाँ पे इसे हम टेबल की फॉर्म में दे देते हैं, तो जब उसने 10 मॉड्यूल्स एक्सेस किए तो उसका बिल कितना था, 400 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा केस 1 हो गया, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं केस और ये हमारा केस 1 हो गया, ठीक है बेटा। और केस 2 है कि व्हेन शी एक्सेस 14 मॉड्यूल्स हर बिल वॉज ₹500। तो जब उसने 14 मॉड्यूल्स एक्सेस किए तो उसका बिल कितना आया, 500 रुपीज़ आया। तो ये हमने एक टेबल की फॉर्म में इसको दे दिया टू अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इफ़ द मंथली बिल इज़ वाई के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मॉड्यूल्स एक्सेस को एक्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिलेशनशिप है हमारा वाई थ्रू एक्स प्लस बी, ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो बेटा इस टेबल की हम हेल्प लेंगे जो हमने बताया है, जो हमने बनाया है अभी। तो वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हमारा रिलेशनशिप है जो हमें गिवन है। तो केस 1 देखो, केस 1 में बिल 400 था जब एक्स की वैल्यू क्या थी, 10। वाई की वैल्यू 400 है जब एक्स की वैल्यू क्या है, 10। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो ये हमारा केस 1 जो है वो क्या हो गया, बिल हमारा 400 है जब एक्स की वैल्यू 10 है। तो ए और हम यहाँ पे 10 सब्स्टिट्यूट कर दिया और प्लस बी। तो ये मेरे पास बन गया 400 इज इक्वल टू 10A प्लस बी और इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम केस 2 की तरफ चलते हैं। केस 2
केस 2 में y की वैल्यू बेटा 500 है, बिल हमारा 500 है। जब मॉड्यूल्स कितनी एक्स की हैं 14, तो ये x की वैल्यू 14 है, तो यहाँ पे इस रिलेशन में हम x की वैल्यू 14 पुट कर देंगे, तो ये मेरे पास आ गया। इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो 500 इज इक्वल टू 14a प्लस b, और इसे हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो a और b की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम ऐसे करेंगे कि एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ताकि हमारे पास जो ये a और b क्या है हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं बेटा, ताकि एक जो वैल्यू है a चाहे वो b, वो क्या हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, ठीक है ना, और हमारे पास दूसरे कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल डू इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। तो जब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 500 माइनस 400, और इस साइड पे आ जाएगा 14a प्लस b माइनस, तो हम ये माइनस कर रहे हैं तो इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे 10a प्लस b, ठीक है। तो इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 500 माइनस 400 हमारे पास 100 आ गया, 14a प्लस b माइनस 100a और माइनस प्लस माइनस b, ठीक है। यहाँ पे बेटा ये प्लस b का है, ये माइनस b का है, ये कैंसिल हो गया। 100 इज इक्वल टू सॉरी ये 100a नहीं है, ये है 10a, तो यहाँ पे इसे लिख देते हैं 10a। तो 14a माइनस 10a क्या आ गया, 4a, तो मेरे पास ये आ गया a इज इक्वल टू 100/4, ठीक है। जब हम इसको कैंसिल करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 20, 4 5 ज़ा 20, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 25। a की वैल्यू आ गई है मेरे पास, मुझे b की वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू निकालने के लिए मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ, चाहे इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन 2, तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ। पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। सो 400 इज इक्वल टू x, यहाँ पे a की वैल्यू 25 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 इंटू 25 प्लस b, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 400 इज इक्वल टू 250 प्लस b, तो यहाँ पे b आ जाएगा 400, 250 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 150, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला था कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। अब हमने a और b की वैल्यू तो फाइंड आउट कर दी है, हम इस रिलेशन में अगर वापस a और b की वैल्यूज़ डालेंगे तो हम चेक करते हैं कि हमारा रिलेशन क्या आएगा। तो लेट अस सी द रिलेशन। वैसे तो उन्होंने पूछा नहीं है, तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमने रिलेशन निकालना है। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू ax प्लस b बिकम्स, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू a की वैल्यू हमने निकाली है 25x प्लस 150। ये प्योरली ऑप्शनल है, ये पूछा नहीं गया है, आपसे सिर्फ a और b की वैल्यूज़ पूछी हैं, फिर भी मैंने y को ऐसे एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Question 2. A gym charges a fixed monthly fees and an additional cost per hour for using the badminton court. A student using the gym observed that when she used the badminton court for 10 hours, her bill was rupees 800. When she used it for 15 hours, her bill was 1100. If the monthly bill Y depends on the hours of the use of the badminton court X according to the relation Y is equal to AX plus B, find the values of A and B। बेटा ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मंथली बिल लिखते हैं। मंथली बिल रिप्रेजेंट कर रहे हैं Y के साथ एंड इट इज़ इन रुपीज़, और दूसरा है नंबर ऑफ आवर्स द बैडमिंटन कोर्ट वॉज यूज्ड, ठीक है, उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा केस आ जाएगा, तो हम इसे टेबल की फॉर्म दे देते हैं। तो हमारा केस 1 क्या है देखते हैं। केस 1 है कि बैडमिंटन कोर्ट को जब वो 10 आवर्स के लिए यूज़ कर रही है, यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो उसका बिल कितना आ रहा है 800, तो यहाँ पे ये 800 y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 10। ये हमारा केस 1 है। केस 2 है कि व्हेन शी यूज्ड द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 15 आवर्स, तो यहाँ पे मेरा 15 आ गया और उसका बिल कितना आया था 1100, तो ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मंथली बिल है y, आवर्स हैं x, रिलेशनशिप है y टू ax प्लस b, हमने a और b की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास y इज इक्वल टू ax प्लस b रिलेशनशिप है। केस 1
जब y की वैल्यू, जब x की वैल्यू है 10, y की वैल्यू है 800, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे a 10 प्लस b, तो ये हमारे पास आ गया 800 इज इक्वल टू 10a प्लस b, और इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। केस टू था कि जब हमारे नंबर ऑफ आवर्स 15 थे तो हमारा बिल क्या था 1100, मीन्स x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 1100, तो ये भी हम पुट करेंगे इस रिलेशनशिप में, y की वैल्यू 1100 और x की वैल्यू क्या है 15। तो ये मेरे पास आ गया 1100 इज इक्वल टू 15a प्लस b, और इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो कैसे करेंगे? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, सो 1100 माइनस 800 एंड राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड, सो 15a प्लस b माइनस 10a प्लस b। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 300 यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स को ओपन करूँगी, 15a प्लस b माइनस 10a माइनस b, तो ये प्लस b है और ये माइनस b है, ये कैंसिल हो जाएंगे। 300 इज इक्वल टू 5a आ गया, और 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 60। तो बेटा a की वैल्यू आ गई है 60, उसे हम या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, हम 1 में पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पुट इन इक्वेशन 1, तो मेरे पास क्या आ गया 800 इज इक्वल टू 10 इंटू 60 प्लस b, 800 इज इक्वल टू 600 प्लस b, 600 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास b की वैल्यू क्या आ गई 200। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, ये हमने निकाल लिया है। तो हमारा रिलेशनशिप क्या बन गया, देयरफॉर y इज इक्वल टू ax प्लस b बिकम्स, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, ये पूछा नहीं गया है, तो y इज इक्वल टू a की वैल्यू है 60, x और b की वैल्यू है 200, तो हमारा जो लीनियर रिलेशनशिप है वो ये बन गया है। ठीक है बेटा, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Consider the relationship between temperature measured in degrees Celsius, जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, एंड डिग्रीज फ़ारेनहाइट, इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ गिवन बाय डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू a डिग्री f प्लस b। Find a and b given that ice melts at 0 degrees Celsius and 32 degrees Fahrenheit and water boils at 100 degrees Celsius and 212 degrees Fahrenheit। तो बेटा यहाँ पे दिया हुआ है, हिंट दिया हुआ है, पेपर में हिंट नहीं गिवन होगा, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जब डिग्री सेल्सियस 0 है, डिग्री f क्या है 32, और जब डिग्री सेल्सियस 100 है तो डिग्री f क्या है 212, और हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने जो ये लीनियर रिलेशनशिप गिवन है इसकी हेल्प लेनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे। देखो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस जो है, यहाँ पे इसका मतलब है टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है, और जो डिग्री f है उसका मतलब क्या है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ठीक है बेटा, तो हमारा हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेबल में डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा केस। तो केस 1 क्या है, केस 1 है जब आइस क्या कर रही है, मेल्ट कर रही है, आइस मेल्ट्स। कितने पे कर रही है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे 0 डिग्रीज लिखेंगे, और फ़ारेनहाइट कितना है 32 डिग्रीज, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 32 डिग्रीज। ठीक है, ये हमारा केस 1 है। केस 2 देखते हैं, केस 2 क्या है, वाटर बॉयल्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाटर बॉयल्स। वाटर बॉयल कर रहा है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 डिग्रीज, और फ़ारेनहाइट कितना है 212, तो हम लिखेंगे 212 डिग्रीज। ठीक है बेटा, और हमें रिलेशनशिप गिवन है यहाँ पे डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू a डिग्री f प्लस b, तो वो लिख लेते हैं
डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए डिग्री एफ प्लस बी। ये हमें क्या दिया हुआ है, लीनियर रिलेशनशिप दिया हुआ है और इसकी हेल्प से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो केस 1 था जब डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 0 है, डिग्री एफ की वैल्यू 32 है, तो वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मेरे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू ए 32 प्लस बी। तो ये मुझे मिल जाएगा 0 इज इक्वल टू 32 ए प्लस बी। ठीक है, और ये हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन में डिग्री सेल्सियस है 100, तो ये मेरा जो केस 2 था इसमें डिग्री सेल्सियस है 100 और डिग्री एफ है 212, तो ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे प्लस बी। तो ये मुझे मिल जाएगा 100 इज इक्वल टू 212 ए प्लस बी। तो ये मेरी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमने ए और बी की वैल्यूज़ निकालनी है, तो मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करूँगी यहाँ पे। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 100 माइनस 0 इज इक्वल टू 212 ए प्लस बी माइनस ब्रैकेट में 32 ए प्लस बी। तो ये आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 212 ए प्लस बी ओपन द ब्रैकेट्स माइनस 32 ए माइनस प्लस माइनस बी। तो प्लस बी माइनस बी क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पे आ गया 100 और 212 में से 32 गए तो मेरे पास क्या आ जाता है 180 ए। ठीक है बेटा, तो a की वैल्यू क्या आ गई 100/180। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे लोएस्ट टर्म्स में, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18। तो यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई 5/9। अब जो ये a की वैल्यू आई है ये हम चाहे इक्वेशन 1 में पुट करें, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। देखो हमारी कैलकुलेशंस इक्वेशन नंबर 1 में ईजी रहेंगी, तो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे यहाँ पे a की वैल्यू। तो हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 32, a की वैल्यू है 5/9 प्लस b। तो जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 160/9 प्लस b। तो यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू जब मैं इसको इधर ट्रांसपोज करूँगी तो ये आ जाएगी -160/9। बेटा ये आ गई मेरे पास b की वैल्यू। ठीक है, आप क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। कंसीडर ओके, ये आ गया। तो उन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, वो हमने निकाल दिया है। और हम अब जो है इस रिलेशनशिप में जो हमें गिवन है, इस रिलेशनशिप में ए और बी की वैल्यूज़ जो हैं वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए डिग्री एफ प्लस बी बिकम्स, ठीक है ना, इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। सो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 5/9, सो ये आ जाएगा डिग्री एफ और बी की वैल्यू है -160/9, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 160/9। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बेटा वैसे तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, बट इसकी ना एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो वो स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, 5/9 को कॉमन निकालेंगे और ये डिग्री एफ आ गया। और बिकॉज हमने 5/9 कॉमन निकाला है तो इसको हम 9/5 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 और 9 कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 32 ज़ा। तो मेरे पास आ गया डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 डिग्री एफ -32, और ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है बेटा, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3 और मेरे पास इस एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चंस हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.6। एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करने से पहले हम लीनियर रिलेशनशिप को विजुलाइज करते हैं। फॉर एनी लाइन y इज इक्वल टू ax प्लस बी। तो अभी तक हम इसी इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। तो y इज इक्वल टू ax प्लस बी में बेटा जो a होता है उसे हम बोलते हैं स्लोप, और ये जो b है इसे हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं। जो y इंटरसेप्ट है वो क्या बताता है, y इंटरसेप्ट बताता है वो एक ऐसा पॉइंट जो, जब ये जो लाइन है ना, ये कोई भी हमारे पास इक्वेशन गिवन है, जब हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वेयर दिस लाइन क्रॉसेस द y एक्सिस, उस पॉइंट को, ओरिजिन से उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट। तो इसके जैसे ये वाला ग्राफ है, ठीक है ना, इस पॉइंट पे ये y एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, 4। तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट, दैट इज़ 4 यूनिट्स।
ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम समझ लेते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है। ये लाइन जब एक्स एक्सिस को कट कर रही है, क्रॉस कर रही है, तो उसका डिस्टेंस ओरिजिन से जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स इंटरसेप्ट, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 5,0, तो इसे बोलते हैं हम वाई इंटरसेप्ट। अब समझते हैं कि स्लोप क्या है। बेटा जो स्लोप होता है वो हमें दो चीज़ें बताता है, ठीक है ना। स्लोप टेल्स अस द स्टीपनेस, स्टीपनेस मीन्स लाइन जो है वो ज़्यादा फ्लैट है कि नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ को हमें बताता है डायरेक्शन, ठीक है ना, कि जो लाइन की डायरेक्शन है वो किस तरफ जा रही है। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने 3 लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, इनको समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम b की वैल्यू समझते हैं। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 4, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है -2, और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है -5, ठीक है। जब b की वैल्यू 4 थी तो आप ये देखो कि ये जो y एक्सिस को जो ये लाइन है वो कहाँ पे क्रॉस कर रही है, इस पॉइंट पे, ठीक है ना। डिस्टेंस से इसका यूनिट डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से इसका 4 यूनिट, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0,4। तो ये हमें क्या बताता है, y इंटरसेप्ट बताता है। ऐसे ही यहाँ पे b की वैल्यू क्या है -2, तो ये जो लाइन है वो y एक्सिस पे कहाँ क्रॉस कर रही है -2 पे। सिमिलरली यहाँ पे b की वैल्यू क्या है -5, तो ये y एक्सिस को कहाँ पे क्रॉस करेगी -5 पे। तो b हमें क्या बता रहा है, हमें डिस्टेंस बता रहा है ओरिजिन से। और अगर हमारी किसी भी लाइन की जो ग्राफ है, जो इक्वेशन गिवन है, वहाँ पे b की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल y = x, यहाँ पे b की वैल्यू ही नहीं है, तो जहाँ पे b की वैल्यू 0 होती है वो ग्राफ जो होता है, वो लाइन जो होती है वो ओरिजिन से पास करती है, ठीक है। अब हम a की वैल्यू समझते हैं, स्लोप समझते हैं कि स्लोप क्या होता है। अब बेटा देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, पॉजिटिव है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 0.5, वो भी पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे a इज़ ग्रेटर देन 0, हेयर ऑल्सो a इज़ ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है -2, -1 है, और विच इज़ लेस देन 0। अब जब भी हमारी वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 होती है, सबसे पहले हम डायरेक्शन की बात करते हैं। जब भी वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है तो जो हमारा ग्राफ होता है, जब भी हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो जो हमारा ग्राफ है वो राइज़ करेगा। देखो ना, ये वाला जो ग्राफ है, जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, ये हमारा ग्राफ क्या कर रहा है, राइज़ कर रहा है, ठीक है ना। सिमिलरली ये वाला हमारा जो a है, ये भी ग्रेटर देन 0 है, तो भी हमारा जो ग्राफ है लेफ़्ट टू राइट जाते हुए हमारा जो लाइन है वो क्या कर रही है, जो हमारा ग्राफ है वो क्या कर रहा है, राइज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डायरेक्शन। दूसरी है स्टीपनेस, जितनी ज़्यादा a की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है ना, व्हेन एवर a इज़ ग्रेटर देन 0, तो जितनी वैल्यू हमारी a की बड़ी हो गई तो उससे जो हमारा स्लोप है वो क्या होगा, ज़्यादा स्टीप होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे a की वैल्यू क्या थी 2 थी, तो ये देखो ये हमारी लाइन इस तरह से ज़्यादा स्टीप है। और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 0.5, तो ये जो लाइन है वो क्या हो गई, थोड़ी सी फ्लैट हो गई, ठीक है। अब आते हैं तीसरी एग्जांपल की तरफ। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है -1 है। -1 मीन्स उसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव होने की वजह से उसकी क्या हो गई, एक तो डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है। और दूसरी बात, जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, तो अगर आप देखें तो जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, ये जो ग्राफ आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, मीन्स ये क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। पहले दो एग्जांपल्स में हमने देखा कि जो ग्राफ था वो क्या कर रहा था, राइज कर रहा था, क्योंकि हमारा जो स्लोप थी वो क्या थी, हमारी पॉजिटिव थी। बट इस थर्ड एग्जाम्पल में हमारी स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो जो हमारा ग्राफ है वो क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, ठीक है। तो हमारे स्लोप क्या बता रहा है, स्लोप हमें दो चीज़ें बता रहा है, स्टीपनेस एंड डायरेक्शन, और ये था हमारा y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइंस, इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ a एंड b। तो बेटा हमें यहाँ पे 3 इक्वेशंस गिवन है। सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे और इनकी वैल्यूज़ हम प्लॉट करेंगे इस ग्राफ पे, और उसके बाद हम बात करेंगे कि a और b की क्या रोल है इस ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास y = 4x, तो हम x की वैल्यू अपनी तरफ से चूज़ करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो मिनिमम हम 3 वैल्यूज़ निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 × 4 0। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करती हूँ तो 4 × 1 क्या हो गया 1, और अगर x की वैल्यू मैं -1 पुट करती हूँ तो 4 × -1 क्या आ गया -4। तो यहाँ पे हमारे पास हमने 3 सॉल्यूशंस यहाँ पे निकाले हैं, 0, 0, 1, 1, यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई 4, ये 1, 4 और -1, -4, ठीक है। चलते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ, y = 2x। तो पहले हम क्या करेंगे, सभी इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकाल लेंगे और फिर हम उसको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे।
तो यहाँ पे x और यहाँ पे y, x की वैल्यू 0 तो y 2 इंटू 0 0, तो यहाँ पे भी y की वैल्यू 0 आ जाएगी। और जब हम x की वैल्यू यहाँ पे 1 लेंगे तो y की वैल्यू 1 इंटू 2 क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। x की वैल्यू -1 ले लेते हैं थर्ड टाइम पे, तो यहाँ पे -1 इंटू 2 क्या आ जाएगा, -2। तो जो हमारे 3 सॉल्यूशंस हैं 0, 0, 1, 2 और यहाँ पे हमने ले लिया -1, -2। चलते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ। थर्ड इक्वेशन है हमारी y = x। ठीक है, तो यहाँ पे y = x का मतलब क्या होता है कि जो भी x की वैल्यू है वही क्या है, y की वैल्यू भी है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो y भी 0 हो गया, x 1 लिया तो y भी 1 हो गया, और अगर x 2 लिया तो y भी +2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ के हमारे सॉल्यूशंस हो गए 0, 0, 1, 1 एंड 2, 2। तो अब हम इसे प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हम y = 4x को प्लॉट करेंगे। y = 4x की फर्स्ट हमारी जो सॉल्यूशन था वो 0, 0, 0, 0 जो है वो हमारा ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे हमने कर दिया। सेकंड है हमारा 1, 4, ये 1 है और ये 4 है, तो ये वाला पॉइंट हमारा 1, 4 आ गया। और -1, -4 ये -1 है और ये -4 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारा -1, -4। तो अब हम इसे लिख लेंगे, ये 1, 4, ये 0, 0 और ये आ गया हमारा -1, -4। ठीक है, आफ्टर प्लॉटिंग द पॉइंट्स बेटा हम इनको ज्वाइन कर लेंगे सभी पॉइंट्स को। तो ये एक लाइन है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इनको ज्वाइन करेंगे। ऐसे, ठीक है, ये हमने ज्वाइन किया और ये हमारे जो इक्वेशन थी y = 4x। ग्राफ के ऊपर एक तो एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और दूसरी चीज़ जो है आपकी जो प्लॉटिंग है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो जो आप वैल्यूज़ प्लॉट कर रहे हो साथ के साथ उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ये इक्वेशन लिखनी है। ठीक है ना, लेबलिंग के मार्क्स होते हैं, एक्यूरेसी के मार्क्स होते हैं। तो कई बच्चे जो हैं वो लेबलिंग नहीं करते हैं, कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखते हैं, एक्यूरेसी उनकी जो लाइन है वो ज़्यादा स्ट्रेट नहीं होती है, तो उनके मार्क्स जो हैं वो कट जाते हैं। ठीक है, तो हम अब दूसरा कलर लेते हैं और हम y = 2x इक्वेशन है उसके पॉइंट्स जो हैं वो प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले 0, 0 ही है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया ये वाला। दूसरा है हमारा 1, 2, 1, 2 आ गया ये वाला पॉइंट। और फिर है हमारे पास -1, -2, -1, -2, ये है -2। तो इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। -1 ये रहा और -2 ये रहा, तो ये -1, -2 हमारा ये पॉइंट आ गया। तो अब हम इसे ज्वाइन करेंगे, इसे हम अब ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और अब हम लेबलिंग कर देंगे। ये था 0, 0, अगला था 1, 2, तो ये वाला पॉइंट जो है वो मेरा 1, 2 है और ये वाला पॉइंट क्या है मेरा -1, -2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -1, -2। और ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है, y = 2x, तो हम यहाँ पे लिख देंगे y = 2x। फिर हम प्लॉट करते हैं लास्ट वाली इक्वेशन। सबसे पहले है हमारे पास 0, 0, अब हम कोई और कलर ले लेते हैं, ऑरेंज ले लेते हैं। फिर है हमारे पास जो हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट है वो 1, 1 है, 1, 1 जो है वो यहाँ पे आया। फिर है 2, 2, 2, 2 जो है वो ये वाला पॉइंट आ गया। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे, तो इसे हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। ये आ गया हमारा 1, 1 और ये आ गया हमारा पॉइंट 2, 2 और ये इक्वेशन थी हमारी y = x।
ठीक है। तो बेटा हमने देखा कि हमने जो है तीनों ही इक्वेशंस के जो पॉइंट्स हैं वो प्लॉट कर दिए। तो अब इसमें उन्होंने बोला है कि रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तीनों ही इक्वेशंस में हमारे पास बी की वैल्यू नहीं है, क्योंकि वाई की जो इक्वेशन जो है हमारे पास लीनियर रिलेशनशिप है वो क्या है, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, वाई इज इक्वल टू 4x, यहाँ पे क्या है वाई इज इक्वल टू 2x, और यहाँ पे क्या है वाई इज इक्वल टू x। तो प्लस बी मतलब यहाँ पे बी तो है ही नहीं, तीनों ही की केस में यहाँ पे हमारे पास बी क्या है, बी की वैल्यू क्या है, 0 है। तो जब भी बी की वैल्यू 0 होती है, जो लाइन है वो कहाँ से पास करता है, ओरिजिन में से पास करता है। तो हमने देखा कि हमारी तीनों ही जो इक्वेशन थी वो कहाँ से पास करी हैं, ओरिजिन से पास करी हैं। ठीक है ना, एक तो हम ये वाला पॉइंट लिखेंगे। दूसरा क्या है कि यहाँ पे ए की वैल्यू है 4, यहाँ पे इस केस में ए की वैल्यू 4 है, इस केस में ए की वैल्यू 2 है, और इस केस में ए की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तीनों ही वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। तो हमने देखा जब हम तीनों ही वैल्यू, जब भी हमारी स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव होती है और हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो जो हमारा ग्राफ है वो क्या करता है, राइज़ करता है। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ क्या कर रहा है, राइज़ कर रहा है। और तीसरी चीज़ क्या है कि हमें जो स्लोप है वो डायरेक्शन भी बताती है और स्टीपनेस भी बताती है। डायरेक्शन हो गया और स्टीपनेस की बात रह गई, तो जितनी ज़्यादा ए की वैल्यू बड़ी होगी उतनी ही जो हमारा ग्राफ होगा वो स्टीप होगा। तो जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पे ए की वैल्यू 1 थी, तो ये ऑरेंज कलर की जो लाइन है ये y इक्वल टू x है, a इज इक्वल टू 2, ये पर्पल कलर की लाइन y इज इक्वल टू 2x है, और y इज इक्वल टू 4x जो तीसरी है वो ये हमारी रेड कलर वाली लाइन है। तो हमने देखा कि जैसे ही हमारी जो वैल्यू है, जो स्लोप है वो 1 से लेकर 2 फिर 4 तक जा रही है, तो हमारी जो लाइन है वो ज़्यादा क्या हो रही है, स्टीप हो रही है। ठीक है ना, ऑरेंज वाली थोड़ी फ्लैट है और रेड वाली क्या है, स्टीप है। तो ये तीनों पॉइंट्स अब हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑन ए एंड बी। रिफ्लेक्शन on A and B। So सबसे पहले है कि because B is equal to 0, all three lines pass through the origin, ठीक है जी, ये हमारी फर्स्ट रिफ्लेक्शन है। सेकंड है बिकॉज ए इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, बिकॉज ए इज ग्रेटर देन 0, द डायरेक्शन, और यहाँ पे हम लिख लेंगे द ग्राफ of three lines rises as we move from left to right। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट तक जा रहा था। और थर्ड रिफ्लेक्शन लिखेंगे कि एज द वैल्यू ऑफ ए इंक्रीजेस, फ्रॉम, सबसे पहले ए की वैल्यू 1, फिर 2 और फिर 4। सो फ्रॉम 1 to 2 to 4, तो क्या हो रहा था, द स्लोप गेट्स स्टीपर। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे ए और बी का रोल हमने लिख लिया है। ठीक है बेटा, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है, और अब हम इसके जो हैं सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। तो y इज इक्वल टू -6x, y इज टू -3x, y इज टू -x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू -6x, इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। तो जब हम x की वैल्यू 0 लेंगे, y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। x की वैल्यू हम यहाँ पे अगर 1 लेंगे तो y की वैल्यू आएगी -6, और x की वैल्यू अगर हम -1 लेंगे तो -6 इंटू -1 क्या हो जाता है, +6। तो यहाँ पे क्या आ गया, +6। तो मेरे पास यहाँ पे जो सोल्यूशंस आ गए वो 0, 0, 1, -6 एंड -1, 6 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम y इज इक्वल टू -3x ले लेते हैं। y इज इक्वल टू -3x, हम 3 सॉल्यूशंस निकालेंगे, मिनिमम 3 कोऑर्डिनेट्स।
तो x और y, x की वैल्यू 0 लेंगे तो 0 इंटू -3 0 हो गया, x की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 इंटू -3 -3 हो गया, और x की वैल्यू -1 ले लेते हैं तो -1 इंटू -3 +3 हो गया। तो यहाँ पे मेरे कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, 0, 1, -3 एंड -1, 3। एक और हमारे पास इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू -x, तो हम इसके जो हैं सॉल्यूशंस निकालते हैं प्लॉट करने के लिए। तो x और y, बेटा x अगर यहाँ पे 0 होगा तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, x यहाँ पे 1 होगा तो y की वैल्यू -1 हो जाएगी, और अगर x यहाँ पे मैं -1 भी ले सकती हूँ, मैं 2 भी ले सकती हूँ, तो मैं 2 ले लेती हूँ। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो मेरे कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, 0, 1, -1 एंड 2, -2। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ऐसे वैल्यूज़ निकाल लेनी है और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे प्लॉट करेंगे। तो चलो हम प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हम y इज़ इक्वल टू -6x को प्लॉट करेंगे। तो 0, 0 ये हमारा 0, 0 है। उसके बाद है 1, -6, ये 1 है और ये -6 है यहाँ पे, और फिर -1, -6, -1 ये रहा और ये हमारा 6 रहा, तो ये वाला पॉइंट। अब हम इसे क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन होगी। अब हम इसकी लेबलिंग कर देते हैं। तो ये था मेरा पॉइंट 0, 0, ये मेरा ओरिजिन है। ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट था मेरा 1, -6, और ये वाला पॉइंट है मेरा -1, 6। ठीक है, तो ये जो है ये मेरी कौन सी इक्वेशन है, y इज़ इक्वल टू -6x। अब हम करेंगे y इज़ टू -3x, उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। 0, 0 है तो हम ये डिफरेंट जो है वो कलर ले लेंगे, ब्लू ले लेते हैं यहाँ पे। 1, -3, तो ये रहा 1 और -3 रहा हमारा ये वाला पॉइंट। तो 1, -3 ये है पॉइंट। फिर है -1, 3, -1 ये रहा और हमारा 3 ये रहा, तो -1, 3 और ये ओरिजिन आ गया 0, 0। अब हम इसे क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो अब हम ज्वाइन करने के लिए भी सेम कलर ले लेते हैं और हम इन्हें ज्वाइन करेंगे, और ये आ गया हमारा इस तरीके से। ठीक है, और ये ऐसे आ गया। ये आपकी जो है तीनों पॉइंट्स में से पास करना चाहिए, ये ध्यान रहे। तो ये हमारी इक्वेशन है, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 0, 0 और ये है 1, -3, ये वाला पॉइंट है 1, -3 और ये वाला पॉइंट है -1, 3। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ। 0, 0, फिर है हमारे पास 1, -1, ये 1 है और ये -1 है, तो यही वाला पॉइंट आ गया। फिर 2, -2, ये 2 है और ये -2 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास इस तरीके से। ठीक है जी, तो अब हम इसकी लेबलिंग कर देते हैं। 1, -1, ये मेरा पॉइंट है 1, -1, ये वाला मेरा पॉइंट है 2, -2 और हमारा जो सेंटर में था वो क्या था, ओरिजिन था 0, 0। ठीक है, हम इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। इसकी इक्वेशन है हमारी y इज़ इक्वल टू -x, और जो ये वाली लाइन थी इसकी इक्वेशन थी y इज़ इक्वल टू -3x। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया है। अब हमने ए और बी का जो रोल है वो रिफ्लेक्ट करना है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो वैसे तो हमारी इक्वेशन होती है y इज़ इक्वल टू ax प्लस b। ठीक है, तो यहाँ पे भी तीनों ही केसेस में b की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पे b है ही नहीं तीनों में, तो b की वैल्यू क्या है, 0। तो इसका मतलब जो मेरी तीनों ही लाइंस हैं वो कहाँ से पास करेंगी, ओरिजिन से पास करेंगी। तो ये हमारा पहला रिफ्लेक्शन हुआ। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे a की वैल्यू है -6, यहाँ पे a की वैल्यू है -3 और यहाँ पे a की वैल्यू है, बेटा अगर कोई वैल्यू
वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब -1 होती है यहाँ पे, तो ए की वैल्यू क्या है -1। तो मतलब तीनों ही केसेस में अगर आप देखो तो ए की वैल्यू क्या है लेस देन 0। तो ए की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो, जो अगर हमारा स्लोप है वो नेगेटिव होता है, तो वो हमें क्या बताता है, वो पहली चीज़ हमें ये बताता है कि जो उसकी जो डायरेक्शन है, जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो जो ग्राफ है वो क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। तो अगर आप ये देखो कि यहाँ पे भी जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो जो ग्राफ कर रहा है वो क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट से जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ आ रहे हैं तो जो हमारा ग्राफ है वो क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट वो हमें स्टीपनेस बताता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे जो हमारी ए की वैल्यू है वो अगर -1 और 0 के बीच में लाई करती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या थी, y=-6x है, ये y=-1x है, और ये y=-3x है, तो ये -1 है। -1 हमारी स्टैंडर्ड नॉर्मल लाइन होती है। तो अगर हमारी जो स्लोप है वो -1 और 0 के बीच में लाई करेगा, तो जो हमारी जो लाइन होती है वो लेस स्टीप होती है, मीन्स ऑलमोस्ट फ्लैट होती है। बट अगर हमारी जो वैल्यू है ए की वो -1 से स्मॉल होती गई, मीन्स -2, -3, -4, -5 ऐसे हुई, ज़्यादा स्मॉल हो गई, -1 से इट इज़ लेस देन -1, तो जो हमारी ग्राफ है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा स्टीप हो जाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे y=-3x का ग्राफ स्टीप है और y=-6x का जो ग्राफ है इट इज़ स्टीपर देन दिस ब्लू लाइन, ठीक है। और y=-x ये हमारी नॉर्मल लाइन है, ठीक है। तो ये हम अब लिख लेते हैं। रिफ्लेक्शन on A and B। फर्स्ट है कि बिकॉज B is equal to 0, all three lines will pass through the origin। वो हमने देखा, हमने ग्राफ ड्रॉ किया था तो हमने देखा कि वो ओरिजिन से पास कर रहे हैं। सेकेंड हमारा रिफ्लेक्शन है कि बिकॉज ए इज़ स्मॉलर देन 0, जो हमारा स्लोप है वो नेगेटिव है, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि द ग्राफ ऑफ दीज लाइन्स fall as we move from left to right, ठीक है जी। और थर्ड पॉइंट क्या है, वो हमें ये बताता है कि स्टीप है कि नहीं है। तो हम बोलेंगे सो व्हेन a is smaller than -1, then as the value of A decreases का मतलब it goes farther from A, more steep is the graph। For example, in this question the line y is equal to -6x is the steepest ग्राफ, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड पार्ट, y इज इक्वल टू 5x एंड y इज इक्वल टू -5x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। y इज इक्वल टू 5x, तो हम 3 सॉल्यूशंस निकालेंगे यहाँ पे। x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है। x1 ले लेते हैं, y 5 आ जाएगा। x-1 ले लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। तो मेरे सॉल्यूशंस हो जाएंगे 0, 0, 1, 5 एंड -1, -5। दूसरा ले लेते हैं y इज इक्वल टू -5x, तो इसके सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू वहाँ पे 1 लूँगी तो y की वैल्यू -5 आएगी, और x की वैल्यू -1 लूँगी तो -5 इंटू -1 क्या आ जाएगा, +5। तो ये मेरे पॉइंट्स आ गए 0, 0, 1, -5 एंड -1, 5, ठीक है बेटा। तो अब हम इसको प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास 0, 0, 1, 5, तो ये मेरा 0, 0 है। ये मेरा आ गया यहाँ पे 1, 5, और फिर है -1, -5 और -1, -5 मेरा ये पॉइंट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे ज्वाइन कर लेंगे।
तो ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। हम लिख लेंगे ये 1,5 है और ये क्या है -1,-5 और ये है हमारा ओरिजिन, तो 0,0 और ये हमारी इक्वेशन है y = 5x। फिर हम प्लॉट करते हैं फॉर y = -5x। सो y = -5x के लिए 0,0 ये पॉइंट ये रहा, फिर है 1,-5 1 और -5 मेरा ये पॉइंट रहा, और -1,5 -1 ये है और 5 मेरा ये पॉइंट है, तो यहाँ पे आ गया। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए हम ब्लैक लाइन ले लेते हैं यहाँ पे और इसको हम ज्वाइन करते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ग्राफ। ये है 1,-5, तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लेंगे 1,-5 और ये है हमारा -1,5 और ये है ओरिजिन, और ये है हमारा y = -5x, ठीक है। तो हमें दो ही इक्वेशंस गिवन थे और हमने इसका ग्राफ देखा कि इस तरीके से हमारा ये जो है वो ग्राफ आया है। तो हम समझते हैं कि a और b की वैल्यूज़ यहाँ पे हमें क्या बता रही हैं, क्या रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बेटा, यहाँ पे भी जो हमारी जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, y = ax + b होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि b की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। b = 0। तो जो दोनों ही ग्राफ्स हैं वो क्या है, सेंटर से ओरिजिन से क्या कर रही हैं, पास कर रही हैं, ठीक है ना, क्योंकि b की वैल्यू क्या है, 0 है। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 5 है, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, -5 है, ठीक है ना। दोनों की ही वैल्यूज़ क्या है, सेम है, बट साइंस क्या है, डिफरेंट हैं। तो हमने देखा कि जो दोनों की जो स्टीपनेस है वो क्या है, सेम लेवल पर है, ठीक है ना। तो और पर डायरेक्शन डिफरेंट है। डायरेक्शन क्या है, जब a की वैल्यू हमारी जो पॉजिटिव है, जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो जो ग्राफ है वो हमारा राइज कर रहा है। जब हमारी a की वैल्यू, जब हमारा स्लोप नेगेटिव है, तब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, तो जो हमारा ग्राफ है वो क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो दोनों ग्राफ हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, मिरर रिफ्लेक्शंस हैं अक्रॉस y एक्सिस, ठीक है। तो अब हम a और b का यहाँ पे रोल लिख लेते हैं। सो रिफ्लेक्शन ऑन a and b, तो फर्स्ट इज बिकॉज b = 0, the lines pass through the origin, सेकेंड लिख लेते हैं कि the two lines have the same level, have the exact same level of steepness, ठीक है, because the number 5 is same, ठीक है, because the number 5 is same, सिर्फ क्या है, साइन का डिफरेंस है, ठीक है। और थर्ड लिख देते हैं कि when a is positive, that is a की वैल्यू क्या थी, 5 थी, the graph rises as we move from left to right, ठीक है। and when a is less than 0, a = -5 के केस में, the graph falls as we move from left to right, ठीक है। तो ये हमारा a और b का रोल था। आप ये भी लिख सकते हो कि a और b ये जो ग्राफ हैं वो एक दूसरे के परफेक्ट मिरर रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि दे लुक लाइक मिरर रिफ्लेक्शंस of each other across y axis, ठीक है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ पार्ट, y = 3x - 1, y = 3x and y = 3x + 1, ये हमारा फोर्थ पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। y = 3x - 1, तो पहले हम इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे।
एक्स वाई, जब हमने यहाँ पे x की वैल्यू 0 ली तो जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे 3 0 0, 0 -1 तो यहाँ पे क्या रह जाएगा -1। जब हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेंगे बेटा, यहाँ पे मैं पुट करके बता रही हूँ, जब हम वैल्यू 1 लेंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा 3 - 1 तो ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, हम एक और वैल्यू भी ले सकते हैं। यहाँ पे अगर मैंने x की वैल्यू 2 ली, सपोज x की वैल्यू 2 ली तो 3 2 6 और -1 तो ये आ जाएगा 6 -1 तो ये क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू मैं 2 ले रही हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 5 आ रही है। तो यहाँ पे मैंने कौन कौन से सॉल्यूशंस आए हैं मेरे पास 0, -1, 1, 2 एंड 2, 5, ये 3 सॉल्यूशंस आ गए मेरे पास। ठीक है, अब हम y = 3x के लिए निकालते हैं। तो y = 3x में जब हमने x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y भी 0 आ जाएगा, x 1 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा 3 × 1 दैट इज़ 3, और x की वैल्यू अगर मैं -1 लूँगी तो 3 × -1 क्या आ जाएगा -3। तो ये आ जाएगा मेरे पास 0, 0, 1, 3 एंड -1, -3। और लास्ट ले लेते हैं y = 3x + 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 अगर मैं पुट करती हूँ तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो y की वैल्यू रह जाएगी 1। x की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 लूँगी अगर, 3 1 = 3 + 1 तो 3 + 1 क्या आ जाएगा मेरे पास 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 तो ये y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो मैं अगर x की वैल्यू -1 लूँ तो 3 × -1, ठीक है, +1 तो ये आ जाएगा -3 + 1 तो ये क्या आ जाएगा -2। तो अगर मैं x की वैल्यू -1 लेती हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो मेरी सॉल्यूशंस आ गए 0, 1, 1, 4 एंड -1, -2। ठीक है बेटा, तो ये इसको मैं क्लीन कर देती हूँ। ओके, तब अब हम इसे क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे y = 3x - 1 के लिए प्लॉट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0, -1 तो ये मेरा 0 है, और 0, -1 तो ये मेरा पॉइंट 0, -1 आ गया। ठीक है, तो ये है मेरा ओरिजिन। ठीक है, और ये आ गया 0, -1। नेक्स्ट है मेरे पास 1, 2, 1, 2 मेरा ये पॉइंट हुआ, एंड फिर है 2, 5 तो ये 2 और ये 5 तो 2, 5 मेरा ये पॉइंट हुआ। अब हम इसे लिख लेंगे। तो ये आ गया मेरा 0, -1, 1, 2 और ये है 2, 5। लेबलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ, लेबलिंग हमारी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने ज्वाइन कर दिया, और इसका हम इक्वेशन लिख देंगे y = 3x - 1। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ, y = 3x। तो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, सबसे पहले 0, 0 तो ये है हमारा 0, 0। फिर है 1, 3 तो ये है मेरा 1, और ये है मेरे पास 3 ये वाला पॉइंट, और फिर है -1, -3 ये -1 और ये -3 ये आ गया। तो अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही जो है वो क्लोज़ है। तो यहाँ पे अब हम इसे ज्वाइन करते हैं। तो ये हमारी जो है ग्राफ बन गया है। हम इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। तो ये है हमारा 0, 0 तो ये मेरा 0, 0 है, और फिर है मेरे पास 1, 3 तो ये मेरा 1 है और ये मेरा 3 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1, 3
और लास्ट है मेरा -1, -3, तो ये मेरा -1, -3 है, तो -1, -3 मैंने लिख दिया है और ये इक्वेशन है मेरी y = 3x। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं थर्ड वन, तीसरी की तरफ। तो थर्ड है हमारी y = 3x + 1। तो सबसे पहले है हमारा 0, 1, तो ये रहा 0 और ये रहा 1, तो ये पॉइंट आ गया। फिर है 1, 4, 1 ये रहा और ये 4 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। और फिर है -1, -2, तो ये है -1 और ये है -2, तो ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, ये देखो आप कितना नज़दीक हैं ये वाले पॉइंट्स। तो यहाँ पे इसको हम ज्वाइन करेंगे, तो हम ज्वाइन करते हैं, ये ऐसे आएंगी, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे लेबलिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा ये वाला जो पॉइंट था 0, 1 ये पॉइंट है, 1, 4 मेरा ये वाला पॉइंट है, 1, 4 और लास्ट था -1, -2, तो -1, -2 ये वाला पॉइंट था मेरा, तो मैंने लिख लिया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ए और बी का क्या रोल है। सबसे पहले तो बेटा हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जहाँ पे बी की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -1, ये -1, यहाँ पे बी है नहीं, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 0 है, और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 1। तो तीनों ही केसेस में बी की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। ठीक है ना, और ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू है 3, यहाँ पे भी ए की वैल्यू 3 है और यहाँ पे भी ए की वैल्यू 3 है। तो जब भी हमारा स्लोप सेम होता है और वाई इंटरसेप्ट डिफरेंट होता है, ठीक है ना, वाई इंटरसेप्ट डिफरेंट होता है, तो हमारी लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। लाइंस आर पैरेलल, और यहाँ पे हमारी लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक है ना, ये तीनों लाइंस क्या है, हमारी पैरेलल हैं। ठीक है, यहाँ पे स्लोप क्या है, सेम है, a = 3, a = 3, a = 3, और यहाँ पे b की वैल्यू -1 का मतलब ये जो ग्राफ है -1 पे कट कर रहा है y एक्सिस को। यहाँ पे b 0 का मतलब जो ग्राफ है ओरिजिन से पास कर रहा है। यहाँ पे b = 1 का मतलब जो ग्राफ है वो y एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है। ठीक है, तो हम इसे लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिफ्लेक्शन on A and B। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि जो स्टीपनेस है, देखो A की वैल्यू क्या बताती है, स्टीपनेस बताती है और डायरेक्शन बताती है। ठीक है ना, A की वैल्यू तीनों ही केसेस में सेम है, ठीक है, पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो स्टीपनेस क्या है, सबकी सेम है। ठीक है, और क्योंकि जो स्लोप की जो वैल्यू है वो सेम है तो वो पैरेलल हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज A = 3 in all the cases, all the 3 lines, the graph of these lines have exact same level of steepness। ठीक है, दूसरी हमें ये क्या बता रहा है कि ये पैरेलल हैं। ओके, एज द वैल्यू ऑफ ए दैट इज स्लोप इज सेम, द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, थर्ड हम लिख सकते हैं कि चेंजिंग, बी की वैल्यू क्या हो रही है, बी की वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है ना, बी की वैल्यू -1, बी की वैल्यू 0, बी की वैल्यू क्या है, 1 हो रही है। तो जैसे जैसे बी की वैल्यू चेंज हो रही है वैसे वैसे वो वाई एक्सिस को डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या कर रही है, कट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे as the value of B changes, the line cuts the y-axis at different points। ठीक है जी, तो ये हमारा
ए और बी का रोल था। अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो फिफ्थ पार्ट है हमारा माइनस, ये वाली इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू -2x माइनस 3 एंड y इज टू -2x एंड y इज टू 2x प्लस 3। ये हमारा लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। तो लेट अस स्टार्ट। y इज इक्वल टू -2x माइनस 3, तो इसका हम जो है सॉल्यूशन निकालेंगे सबसे पहले। तो जब मैं x की वैल्यू यहाँ पे बेटा 0 पुट करूँगी तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी। 0 माइनस 3 क्या आ जाएगा -3। फिर x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगी, देखो ना -2 और 1 पुट किया मैंने यहाँ पे, तो ये -2 -3 क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो जब मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास ये -5 आ गया। और अगर मैं -1 पुट करूँ, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट करूँ तो -2 इंटू -1 क्या आ जाएगा, +2 +2 -3 क्या आ जाता है, -1। तो जब मैं यहाँ पे -1 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, -1 आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि इसके सॉल्यूशंस हैं 0, -3, 1, -5 एंड -1, -1, और इसे मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। y इज इक्वल टू -2x x और y, x की वैल्यू 0 तो ये पूरी टर्म 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -2 इंटू 1 -2 हो जाएगी। और जब x की वैल्यू -1 लूँगी तो -2 इंटू -1 -2 इंटू -1 क्या हो जाता है, +2। तो ये आ गया 2। तो मेरे सॉल्यूशंस आ गए 0, 0, 1, -2 एंड -1, 2। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट इक्वेशन की तरफ। लास्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो इसके पहले हम सॉल्यूशंस निकालते हैं। x की वैल्यू जब 0 लेंगे तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी, तो और मेरे पास रह जाएगा 3। x की वैल्यू 1 लूँगी तो 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 3 5 आ जाएगा। और x की वैल्यू अगर मैं -1 लूँगी तो 2 इंटू -1 प्लस 3 हो जाता है -2 प्लस 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो मेरे यहाँ पे सॉल्यूशन कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0, 3, 1, 5 एंड -1, 1। ठीक है बेटा, तो इसको मैंने कर दिया इरेज। तो अब हम इसे प्लॉट करेंगे इन सभी पॉइंट्स को। तो सबसे पहले है 0, -3, तो ये है 0 और ये है -3, तो ये वाला पॉइंट आ गया। फिर है 1, -5, 1, -5, ये है हमारा 1 और ये है -5, तो ये वाला पॉइंट आ गया। एंड -1, -1, तो -1 है मेरा ये और -1 है ये, तो ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं। ये 0, हमने -3 से शुरू किया था, फिर 1, -5 और फिर आ गया है हमारा -1, -1। तो ये पॉइंट जो था वो -1, -1 था। और ये इक्वेशन है हमारी -1, -1, और ये इक्वेशन है मेरी y इज इक्वल टू -2x -3। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। तो नेक्स्ट इक्वेशन है मेरी y इज इक्वल टू -2x। तो सबसे पहले है 0, 0, तो 0, 0 मेरा ये वाला पॉइंट है। ओरिजिन 1, -2, ये 1 है और ये -2 ये वाला पॉइंट है। और फिर है मेरे पास -1, 2, तो ये मेरा -1 है और ये मेरा 2 है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए हमने ज्वाइन कर ली। अब हम इसे लिख लेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। तो ये ओरिजिन है 0, 0, 1, 5, तो 1, -2, ये 1, -2 और -1, 2, ये -1, 2 और ये इक्वेशन है मेरी y इज इक्वल टू -2x। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट इक्वेशन की तरफ, उसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। 0, 3, उसके कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने वाले हैं हम। 0, 3, तो ये 0 है, ये 3 है, ये वाला पॉइंट। 1, 5, ये रहा 1 और ये रहा 5, और उसके बाद -1, 1, -1 ये रहा और ये रहा मेरा 1।
ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे प्लॉट कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो हम इसे लिख लेते हैं। ये है हमारा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और यहाँ पे 0,3 था, तो ये है हमारा 0,3, ये है हमारा 0,3, ये है 1,5 और ये है यहाँ पे था -1,1, तो ये वाला जो पॉइंट है वो है -1,1। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम a और b का जो रोल है उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे। तो देखते हैं बेटा, तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो b की वैल्यू है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे b की वैल्यू -3 है और a की वैल्यू क्या है -2। यहाँ पे b की वैल्यू है 0 और a की वैल्यू है -2 और यहाँ पे b की वैल्यू है 3 और a की वैल्यू है 2। तो हमने देखा कि देखो b की वैल्यू -3, 0 और 3 तीनों ही केसेस में डिफरेंट है। 0 का मतलब जो लाइन है वो ओरिजिन से पास करेगी, ठीक है, ये ओरिजिन से पास कर रही थी, और b -3 का मतलब वो जो लाइन है वो -3 पे कट करेगी, और b/3 का मतलब जो लाइन है वो y एक्सिस को 3 पे कट करेगी। तो वो हमने देखा कि ऐसा ही है। अब a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू यहाँ पे -2 है, यहाँ पे a की वैल्यू -2 है, यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, तो तीनों ही केसेस में वैल्यू तो 2 है बट साइंस डिफरेंट है। इन दोनों में साइन नेगेटिव है और इसमें साइन क्या है, पॉजिटिव है, बट नंबर 2 है। तो इसका मतलब जो स्टीपनेस है लाइन्स की वो तो सेम लेवल पे है, बट बिकॉज a इज -2 और -2 इन दो केसेस में है, स्लोप सेम है, साइन भी सेम है, इसका मतलब ये जो दो लाइन्स हैं ये क्या है, आपस में पैरेलल है। बट यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यह क्या है, इसकी जो है डायरेक्शन चेंज हो गई है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव थी तो इसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू, जब हम राइट जा रहे हैं तो ये ग्राफ क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। वेयर एज यहाँ पे a की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव थी, तो जो ग्राफ क्या कर रहा था, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ग्राफ क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, यहाँ से सेकंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो हम इसे लिख लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑन a एंड b। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि बिकॉज a इज इक्वल टू 2 एंड -2, ठीक है, the lines have the exact same steepness ठीक है, as a is, as की बजाय हम लिखेंगे when a is greater than 0, मतलब a की वैल्यू जब 2 है, that is a is equal to 2, the graph rises from left to right, and when a is less than 0, that is when it is -2, the graph हम लिखेंगे the graph falls from लेफ्ट टू राइट, और एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। तो फर्स्ट टू केसेस में व्हेन a is -2 in which two cases, the first one is y is equal to -2x -3 और दूसरा क्या था हमारा y is equal to -2x। ये दो इक्वेशन थी हमारे पास, y is equal to -2x -3, y is equal to -2x, तो ये दोनों का ग्राफ क्या है हमारा, पैरेलल है। द ग्राफ या the lines, the graph or we can say the lines are parallel to each other, ठीक है। और लास्ट हम लिखेंगे b का रिफ्लेक्ट करेंगे कि b का क्या रोल है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि as the value of b is different in all the three cases,
the lines crosses the lines cross the y-axis at different points। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा ए और बी का रोल। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.6 और अब हम नेक्स्ट करेंगे एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। सो Write your valuable feedback in the comment section. Like, share and subscribe to my YouTube channel Practice से ही होगा Maths. Follow my Instagram page. End of chapter exercise of this chapter will be in my next video. Thank you for watching.